अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरे जान, कैसे हैं आप सब। स्टोरी थोड़ा सा फिर लेट हो गया और आप लोगों को वो कहते हैं ना, मेरा दीदार थोड़ा सा लेट होना शुरू हो गया। थैंक यू फरहान साहब से मैं पानी की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मुझे वो पानी पिला देते हैं, नेकी का काम ले लें। और नेकी तो उन्होंने वैसे करनी कोई नहीं, लेकिन पानी पिला लें। अच्छा, आज कैफल पे भी कैंसिल हो गया, इतनी बड़ी खुशियाँ इनको, क्या बात है भाई। इनको ना गोश्त एडवांस में दे दिया। बड़ी भाई, ये मेरी तरफ से मटन समझ लेना ये। मेरी तरफ से आपकी तरफ से। हाँ जी, मेरी तरफ से मटन सर। चले भाई, आज हम लोग फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ और झटके खाएंगे और आप लोगों को भी खिलाएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेरा बेटा, सबसे पहले आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ मेरी जान, वो ओहम्स लॉ है। दीदार हो गया है, शुक्र है सर, हो गया दीदार। ओहो, लगता है मेरा बेटा काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे थे। सर इसको थोड़ा कहते हैं सर, हम कभी खुश हैं आज। सर हम भी खुश हैं, चले जज़ाकल्लाह। जी जज़ाकल्लाह, मैं भी बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआओं में याद रखा करो बेटा, आप दुआएं करते हो ना, फिर बंदा खुश ही होता है। अच्छा, रनू ने आज बहुत बड़ी नेकी की है, FLP कैंसिल करके। हाँ, वो खुद बता रहे हैं बेटा जी। आज तो सर गोरे के साथ खुश भी लग रहे हैं। हाँ, ऐसे सही बात है मेरा बेटा, बिल्कुल सही फरमाया। सर ईद मुबारक, ईद मुबारक मेरा बेटा आप लोगों को भी। और अभी मैं झटके नहीं मेरा बेटा, मैं तो बहुत, आपको पता है, तमीज़ के साथ आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है वो पढ़ा दूंगा और इंशाल्लाह। और बहुत आसान सा टॉपिक है, लाइक इसमें कुछ मुश्किल है नहीं। सर मैं नहीं समझती, मैं तो आपकी बीवी के हाथ की मटन की बिरयानी खाऊंगी। मेरा बेटा आपको मटन क्या, आपको सब कुछ खिला देंगे, आप आए, कोई मसला नहीं, आप डॉक्टर बन के आए। हाँ जी, चप्पल कबाब भी मिलते हैं। जी मेरा बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, बस मुझे इस बात का डर है कि मेरा बहुत ज़्यादा बात करने से ये ना हो जाए कि बहुत से ज़्यादा लोग ये कह देंगे, ओ सर तो सारी इधर उधर की बातें करते रहते हैं। अल्लाह ताला आपको भी हम सब के साथ ही शिफ्ट करे रमीज़। करंट इलेक्ट्रिसिटी, चले मेरा बेटा अब आगाज़ करते हैं। हमारे पास टॉपिक बहुत आसान है मेरा बेटा, उसको पढ़ने के बाद, अपना टॉपिक डिस्कशन करने के बाद हम फिर ईद मुबारक की तरफ आ जाएंगे। लेकिन जो हमारा मेन काम है सबसे पहले तो वो हो जाए। सबसे पहले तो मेरा बेटा हम अब ये कंसिडर कर लेते हैं, ओहम्स लॉ की बात करने जा रहे हैं मेरा बेटा। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कुछ मुश्किल नहीं है, मैंने आपको पहले ये चीज़ बता दी है मेरी जान। सबसे पहले ये कंसिडर करें कि आपके पास एक कंडक्टर वायर है, एक वायर है, और उस वायर का आपने कनेक्शन कर दिया है एक बैटरी के साथ। एक तरफ से आप बैटरी को पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया हुआ है और एक तरफ से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया हुआ है। तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव हम कन्वेंशनली लेते हैं आई। यहां से हम अप्लाई कर रहे हैं मेरा बेटा इसको वोल्टेज। सो मेरे बेटे, आज आप लोगों ने ये चीज पढ़नी कि भाई आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। आप V को एज ए पंप कंसिडर कर लें और I को एज ए फ्लूइड कंसिडर कर लें। जितना ज्यादा पंप किया जाएगा, प्रेशर दिया जाएगा, फ्लूइड उतनी ही तेजी से मूव करेगा। सो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मेरे बेटे कोशिश कीजिएगा कि अभी मैं जो लेक्चर दे रहा हूं, सबसे पहले मेरी जान उसको सुन ले, उसके बाद जो भी हमारी बातें होंगी इंशाल्लाह वो करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे होना चाहिए। मेरे बेटे प्लीज कोशिश कीजिएगा। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, मैंने कहा आप वी को एज ए पंप कंसिडर कर लें और आई को एज ए फ्लूइड कंसिडर कर लें। जितना ज्यादा प्रेशर या पंप अप्लाई किया जाएगा मेरे बेटे, उतने ही ज्यादा फ्लूइड होगा। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करने के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं I इज इक्वल टू जी वी। अब बहुत से लोग कहेंगे यार ये सर क्या बोंगियां मार रहे हैं। G इज कॉल्ड द कंडक्टेंस, मतलब ये वायर कितना इसको अलाउ कर रही है कि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे। ये वायर कितना इसको अलाउ कर रही है कि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे, उसको हम कंडक्टेंस का नाम देते हैं। सो मेरा बेटा, अगर आप लोगों ने, मैंने यहां पे R क्यों लिखा, R क्यों नहीं लिखा, G क्यों लिखा हुआ है, इस चीज की रीजन बताऊं मेरे बेटे। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं वोल्टेज और करंट के दरमियान,
आई को लिया जाता है वाई एक्सिस पे, और एक्स जो कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो एक्स एक्सिस पे ली जाती, जो कि हमारे पास मेरा बेटा v है। इसकी जो स्लोप है, जैसे कि यहां पे कोई भी वैल्यू आए, इसकी जो स्लोप होती मेरा बेटा, इसकी स्लोप हमें किसकी वैल्यू देती है, आर की। वैसे स्लोप क्या होती है, राइज ओवर फॉल। राइज क्या आपके पास मेरा बेटा आई, और फॉल क्या आपके पास मेरा बेटा v। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ गया मेरा बेटा, g के। ये किसके इक्वल आ गया मेरी जान, आपके पास g के, कंडक्टेंस के इक्वल आ गया मेरे बच्चे। अभी आप लोगों को मैं उस रिलेशनशिप में दोबारा फिर लेके जाऊंगा। g इक्वल आ रहा है मेरा बेटा i ओवर v के इक्वल। अभी r की रिप्लेसमेंट भी करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझ ले कि ये है क्या चीज। जी मेरे बेटे, तो हमारे पास कंडक्टेंस की चीज आ गई, एम्प्टी कैट। सो इसकी स्लोप से हमें यहां पे स्लोप होता है मेरा बेटा राइज ओवर फॉल, आई ओवर v इज इक्वल टू g। मेरा बेटा अगर आपके पास रेसिप्रोकल लिया जाए कंडक्टेंस का, अगर रेसिप्रोकल लिया जाए कंडक्टेंस का, मतलब g को अगर 1 ओवर g कर दिया जाए तो वो किसके इक्वल होता है मेरा बेटा, रेजिस्टेंस के इक्वल। कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस वैसे भी दो उलट लफ्ज है, एक कंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, एक अलाउ कर रहा है और एक आपके पास मेरा बेटा इसको रोक रहा है। अभी मैंने अभी ये बात की थी कि G इज इक्वल होता है मेरा बेटा I ओवर V के इक्वल, और अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब 1 ओवर G कर दो, सो 1 ओवर G विल बी इक्वल टू V ओवर I, 1 ओवर G विल बी इक्वल टू V ओवर I। सो मेरे बच्चे 1 ओवर जी इज इक्वल टू वी ओवर, और या जो लोग भी फिलहाल जो यहां पे उन्होंने लड़ाई और पुपियों वाले ताने शुरू कर दिए, मेरा बेटा कोशिश करें कि सबसे पहले आप अपना लेक्चर ले लें, और उसके बाद जितना आप लोगों ने लड़ना होगा आपको मौका दिया जाएगा, जितना मर्जी लड़िएगा। लेकिन फिलहाल मेरे बच्चे ध्यान सिर्फ बोर्ड पे दें। सो 1 ओवर जी इज इक्वल टू वी ओवर आई। सो 1 ओवर जी को अभी मैंने कहा कि वो किसके इक्वल होता है मेरा बेटा, 1 ओवर जी। रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि मेरे पास जो R होता है मेरा बेटा वो किसके इक्वल आ रहा है, V ओवर I के। तो I इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ओहम लॉ की जो फाइनल स्टेटमेंट वो आ गई, V इज इक्वल टू IR। मेरे बच्चे मैं इसको दोबारा से एक दफा रिपीट कर देता हूं। हम लोगों ने ओहम्स लॉ की बात करनी, तो मैंने कहा आप एक वायर के लिए स्ट्रेट वायर कंडक्टर, उसके साथ आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बैटरी का वोल्टेज अप्लाई कर दिए। आप लोगों को सिर्फ इतनी सी बात कही थी, वोल्टेज को पंप कंसीडर कर ले और फ्लूइड को मेरे बच्चे आई को फ्लूइड कंसीडर कर ले। जितना ज्यादा पंप होगा उतना ही ज्यादा फ्लूइड फ्लो करेगा। लाइक आई और वी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मेरा बेटा जब दो चीजें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती हैं, उनका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आती है। ये बात हम हर चैप्टर में हर में कर चुके हैं जनाबे वाला। ये भी स्ट्रेट लाइन है। ग्राफ से दो चीजें आती हैं, एक है स्लोप निकालते हो, एक आप उसका एरिया निकालते हो। तो स्लोप से हमारे पास यहां पे आ रही है G की वैल्यू I ओवर V विच इज कॉल्ड द कंडक्टेंस, विच इज कॉल्ड द कंडक्टेंस। अब मेरे बेटे मैंने यहां पे GV लिख दिया, लेकिन आप तो मेरा बेटा अभी तक V इज इक्वल टू IR पढ़ते आ रहे हो। लेकिन कुछ लोगों ने सुना भी होगा कि बहुत से लोग, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बहुत से लोग ये कह देते हैं नहीं 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 ये ग्राफ ही गलत बनाया हुआ है उन्होंने ना, ये ग्राफ उल्टा बना दिया हुआ है, बुक वालों ने, ऐसा ग्राफ नहीं है, बुक वाले वाले गलती की हुई। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बुक ने कोई गलती नहीं की हुई, बुक बिल्कुल ठीक बता रही है। आई और वी के दरमियान ही ग्राफ आता है, वी एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, लेकिन ये ग्राफ हमें कंडक्टेंस की वैल्यू बताता है। ये ग्राफ हमें कंडक्टेंस की वैल्यू बताता है, विच इज कॉल्ड G, एंड रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टेंस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस R। आप G का रेसिप्रोकल लें तो आपके पास, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ G 1 ओवर G विच इज इक्वल टू R। और आपके पास मेरा बेटा अगर मैं G पहले साबित किया 1 ओवर V के इक्वल होता है, 1 ओवर G करना होगा, वैल्यूज को उल्टा देंगे, V की जगह पे I और I की जगह पे V चला जाएगा। सो 1 ओवर G की वैल्यू आ गई आपके पास V ओवर I। तो जनाबे वाला 1 ओवर G किसके इक्वल होता है मेरा बेटा,
आर के इक्वल होता है। इट मींस कि आर की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, वी ओवर आई, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। एंड फाइनल द स्टेटमेंट आपके पास मेरी जान आ गई, वी इज इक्वल टू आई आर, जिसे हम क्या नाम देते हैं मेरा बेटा, ओहम्स लॉ का नाम देते हैं। मेरे ख्याल में अब इसके बारे में किसी किस्म की कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए कि ग्राफ ऐसा क्यों था वैसा क्यों था। अब मैंने आपको यह चीज साबित कर दी है। 1 ओहम को अगर डिफाइन करना हो तो फॉर्मूला लिख दो मेरा पुत्र, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। 1 ohm is equal to 1 volt over 1 ampere। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को कितनी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, 1 ओहम का। अब रेजिस्टेंस क्या चीज होती है यार, देखो इसके अंदर एटम्स मौजूद हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करने की कोशिश करेगा तो इन एटम के साथ जाके टकराएगा। टकराने से क्या होगा मेरा बेटा, उसकी मूवमेंट में थोड़ी रुकावट आएगी, जिसे हम नाम क्या देते हैं मेरा बेटा, रेजिस्टेंस का। इसी वजह से मेटल्स के अंदर जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, ये कुलियन आपस में टकराव इनका बढ़ जाता है, ये ज्यादा टकरे मारना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आप कहते हो कि रेजिस्टेंस क्या जाती है मेरी जान, बढ़ जाती है। अब मेरा बेटा इस रेजिस्टेंस के बिहाफ पे, इस रेजिस्टेंस के बिहाफ पे हमारे पास दो तरह की डिवाइसेस आती हैं, ओहमिक एंड नॉन ओहमिक। ओहमिक एंड नॉन ओहमिक। मेरा बेटा आर को हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मानते हैं, जो कि वी ओवर आई के इक्वल है। लाइक आप वी को बढ़ाते जाओ, आई बढ़ता जाएगा, आर सेम रहेगा। यह बताता है जनाब हमें ओहम्स लॉ। सो ऐसी डिवाइसेस जिसके अंदर आर की वैल्यू सेम रहे, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे, उन डिवाइसेस को हम ओहमिक डिवाइसेस का नाम देते हैं। और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल में हमारे पास मेटल्स आ जाती हैं, लेकिन मेटल्स भी ओहमिक बिहेवियर शो करती हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस, कुछ सिचुएशंस पे। सबसे पहले कि जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो, जनाबे वाला टेम्परेचर नॉर्मल हो, और आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब आपने जो वोल्टेज अप्लाई करने वो स्टैंडर्ड वोल्टेज अप्लाई करने, इतना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई नहीं कर देने कि मेरा बेटा कि वो रेजिस्टेंस भी उसकी चेंज हो जाए, वो ओहमिक बिहेवियर शो ना करे। अब मेरा बेटा अगर मैं इसकी बात करूं कंडक्टेंस के यूनिट की, तो कंडक्टेंस वैसे किसके इक्वल आ रहा है, जी इज इक्वल टू आ रही है मेरा बेटा आई ओवर वी के इक्वल, एम्पेयर ओवर वोल्टेज, जो कि ऐसे साइमन के इक्वल भी होता है। साइमन, SIEMEN, साइमन। और साइमन को MHO, मोहो भी लिखा जा सकता है। कैसे? क्योंकि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता था, ओहम, OHM। उसका उलट कर दो, मतलब ऑपोजिट, रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, MHO मोहो। या फिर आप ये कर दें, ओहम लिखे पूरा और उसके ऊपर -1 लिख दें, ओहम इनवर्स। तो इस तरह ये 3 तरह से आप कंडक्टेंस के यूनिट को लिख सकते हो। इन 3 तरीकों से आप कंडक्टेंस के यूनिट को लिख सकते हैं। उसके बाद मेरी जान अगर हम बात करें नॉन ओहमिक डिवाइसेस की, तो मेरा बेटा जो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही हैं ओहम्स लॉ को, उन डिवाइसेस को तो हमने क्या कह दिया मेरा बेटा, ओहमिक डिवाइसेस। अब सम टाइम टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा राइज कर दिया जाता है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। रेजिस्टेंस के बढ़ने की वजह से इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस सेम ना रही। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो ग्राफ आपके पास एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। जिनमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है वो तो ओहमिक डिवाइसेस हैं, और जिनमें ग्राफ आपके पास स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा वो हमारे पास नॉन ओहमिक डिवाइसेस हैं। मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। हमने आई और वी के दरमियान ग्राफ बनाना है। सबसे पहले एक फिलामेंट बल्ब का आपके पास ग्राफ होगा जो कि बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, लेकिन कुछ वैल्यू के बाद उसमें डिफ्लेक्शन आ रही है, मतलब उसका ग्राफ आपके पास स्ट्रेट लाइन नहीं रहा, क्योंकि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होगी ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो इट मींस कि ये ओहम लॉ को ओबे नहीं कर रहा, तो फिलामेंट बल्ब आपके पास नॉन ओहमिक डिवाइसेस हैं। डेली लाइफ में ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हमें मिल जाएंगी। उसके बाद मेरा बेटा एक आपने सेमीकंडक्टर का नाम सुना होगा, सिलिकॉन और जो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों में काम करता है, कंडक्ट करता है। सो उसका एक आपने ग्राफ देखा होगा, ये फॉरवर्ड बायस का होता है, इससे पीछे एक रिवर्स बायस का होता है। तो मेरा बेटा हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इट मींस कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक
या इलेक्ट्रॉनिक्स के इंस्ट्रूमेंट हैं, एप्लीकेशंस, होम अप्लायंसेस हैं, उन सब में सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इट मींस कि मेरा बेटा ये भी आपके पास क्या है, नॉन ओहमिक डिवाइसेस है। ये भी आपके पास नॉन ओहमिक डिवाइसेस है। बच्चे जो है तो माना कर दीजिएगा। उसके बाद मेरा बेटा हम इसके दो कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। यहां तक मेरे बेटा किसी को कोई मसला, तकलीफ, परेशानी रह गई हो तो मुझे बताएं, फिर मैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की तरफ आता हूं और कुछ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे, कुछ शॉर्टकट कीज यूज करेंगे। वॉइस वीडियो दोनों ही आ जाएंगे। जी मेरा बेटा, अब वो बैटरी चेंज कर रहे थे इसलिए वॉइस और वीडियो दोनों ही बंद कर दी गई थी। सो बेटा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस भी स्ट्रेट लाइन नहीं दे रही। इट मींस ये भी मेरा बेटा किसको फॉलो नहीं कर रही, ओहम्स लॉ को। तो ये भी आपके पास मेरा बेटा नॉन ओहमिक डिवाइस है। ये भी मेरी जान आपके पास नॉन ओहमिक डिवाइस है। अब मेरे शहजादे, हमारे पास यहां तक मेरे बेटा आपने कमेंट करके बता दें, इज देयर एनी कंफ्यूजन इन ओहम्स लॉ, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, ओहमिक एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस। जी मेरा बेटा, जब ये चैप्टर पढ़ेंगे अस्मा बेटे, फिर इंशाल्लाह करेंगे, क्यों नहीं। जी अब मैं शुरू करूं मेरा बेटा सीरीज एंड पैरेलल। तो मैं इसको मेरी जान में रेस करने जा रहा हूं। तो मेरे शहजादे, इसको अगर आप किसी ने कोई स्क्रीनशॉट वगैरह मेरा बेटा लेना हो तो काइंडली आप ले लें। जी जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी बात है मेरा बेटा कि समझ में आ गया। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रेजिस्टर्स की, कॉम्बिनेशंस की। मेरा बेटा आप लोग सारे क्लास फेलोज हो और आपस में बड़े ही पॉजिटिव वे में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन रखा हो। आप पढ़े लिखे लोग आपस में गलत या स्लैंग लैंग्वेज कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। इंसान को अपने अपने स्टैंडर्ड का ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई बदतमीज़ी कर भी रहा हो तो आप कोशिश किया करें कि इग्नोर करें। जब आप एक दूसरे की बातों को, बुरी बातों को इग्नोर करोगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा इंसान होने का सबूत दोगे। कोशिश किया करो यार, इस तरह नहीं होना चाहिए। लड़ने वाली जो खसूसियात है वो इंसानों की नहीं है। हम गली में देखते हैं कुछ चीज़ें आपस में लड़ रही होती हैं, वो किस कैटेगरी की होती हैं, तो मेरा नहीं ख्याल मेरे बेटे ऐसे हैं बिल्कुल भी। सो मेरा बेटा, हम लोगों ने रेजिस्टर्स के दो कॉम्बिनेशन पढ़ने हैं। दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक को हम सीरीज कहते हैं और एक को मेरा बेटा हम पैरेलल का नाम देते हैं। जनाबे वाला बहुत आसान है। सीरीज एंड टू एंड कनेक्शन को कहा जाता है, एंड टू एंड, और पैरेलल आपके पास मेरा बेटा होता है साइड बाय साइड। सीरीज एंड टू एंड कनेक्शन को कहा जाता है और पैरेलल मेरी जान होता है साइड बाय साइड। सो मेरे बच्चे, फर्ज करें मेरे पास दो रेजिस्टेंस आ रही हैं। इसके एक एंड से मैंने दूसरे एंड को कनेक्ट कर दिया, दोनों रेजिस्टेंस को एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया। एक को हम ये आर, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं। ये रेजिस्टेंस थोड़ी बड़ी है, वैसे कह लेता हूं ये रेजिस्टेंस थोड़ी ज्यादा बड़ी है। सो होगा क्या, यहां पे कम वोल्टेज रिक्वायर होंगे इसको पार करने के लिए, यहां पे ज्यादा वोल्टेज रिक्वायर होंगे इस रेजिस्टेंस को पार करने के लिए। इट मींस, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या रहेगी सीरीज के अंदर, सेम रहेगी। जो चीज डिवाइड होगी, जो चीज कम होगी, वो क्या होगी मेरा बेटा, वोल्टेज। सीरीज में आपके पास करंट की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन जो वोल्टेज है मेरी जान वो डिवाइड होंगे। अगर मैं ओहम्स लॉ का इस्तेमाल करूं, V इज इक्वल टू आई आर, और मैं ये बात कर दूं कि मेरे पास यहां पे I की वैल्यू एज ए कांस्टेंट कंसिडर की जाएगी, कांस्टेंट होगा, तो मेरी जान फिर ये बात बड़े अच्छे से साबित हो रही है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। V और R एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएंगे। उसके बाद मेरा बेटा, अगर आपने इसकी R इक्विवेलेंट, मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा के कोई एक रेजिस्टेंस लगानी हो, तो सिंपली आप R1 में R2 को ऐड कर देंगे, R1 प्लस R2। जी मेरा बेटा, सेमीकंडक्टर जब पढ़ेंगे तब की बात की जाएगी। अभी फिलहाल उसके ग्राफ को मैंने बताया कि रिवर्स बायस में ऐसे बनता है और फॉरवर्ड बायस में ऐसे बनता है, तो सिंपली इस बात का मकसद सिर्फ ये था कि स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही तो नॉन ओमिक है। सो मेरा फर्ज करें, पहली रेजिस्टेंस आपके पास 3 है, सेकंड वन आपके पास 6 है, ये बड़ी है, तो दोनों को ऐड करने से R इक्विवेलेंट आ रही है 9।
इस बात से ये बात पता चलती है कि भाई जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास आएगी वो इक्विवेलेंट रेजिस्टर इंडिविजुअली इसकी बड़ी रेजिस्टेंस से भी बड़ी होगी। मतलब आपके पास जो सम आएगा वो इंडिविजुअली इन दोनों से बड़ा होगा, R1 से भी और R2 से भी। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है। अब मेरा बेटा हम बात करते हैं साइड बाय साइड की, मतलब दो रेजिस्टेंस को साइड बाय साइड कनेक्ट कर देना। एक मेरे पास ये रेजिस्टेंस है, उसके साइड्स के साथ कोई दूसरा, और इन दोनों को हम कनेक्शन जो भी है, अब क्या होगा मेरा बेटा, एक आपके पास R1 है, इसको आप R2 का नाम ले दें। अब मेरे बेटे यहां पे देखो करंट की वैल्यू इधर भी जा रही है, करंट डिवाइड होके इधर भी, लेकिन दोनों को जिस एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाएगा वो तो सेम है। इट मींस इसमें थोड़ा ऑपोजिट होगा। क्या ऑपोजिट होगा, यहां पे करंट की वैल्यू I इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, I तकसीम हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड हो रहा है, सो I डिवाइड V विल बी सेम। इसमें क्या होगा मेरा बेटा, सीरीज में I डिवाइड होगा, इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड होगा, जबकि V की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब अगर अगेन आप ओहम्स लॉ का इस्तेमाल करो, V इज इक्वल टू IR, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर मेरा बेटा मैं V को कांस्टेंट रखता हूं तो जनाबे वाला I और R एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और यहां पे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रहा था मेरा बेटा R के। सो ये आपके पास यहां पे अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी तो 1 ओवर RE इज इक्वल 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। फिर आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो यहां पे एलसीएम आएगा R1 R2, ऊपर बन जाएगा मेरा बेटा आपके पास R2 प्लस R1 या R1 प्लस R2, बात तो सेम ही होगी मेरे बेटे। हमें R इक्विवेलेंट करनी तो दोनों वैल्यूज को उल्टा देंगे, RE विल बी इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, या सिंपली पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये अगर मैं लिख दूं कि इसकी जो R इक्विवेलेंट होती है वो किसके इक्वल होती है, जितनी भी रेजिस्टेंस है उनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, जितनी भी रेजिस्टेंस है उनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, जितनी भी रेजिस्टेंस है उनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, जितनी भी रेजिस्टेंस है उनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। मेरी जान मैं एक दफा आप लोगों से दोबारा पूछ लूं कि ये चीज क्लियर है, फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ की पॉइंट्स आपको मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन या सर्किट्स को सॉल्व करने के बताता हूं। चैट एनेबल करना। इसी तरह मेरा बेटा अगर आपके पास ये चीज 6 और 3 रेजिस्टेंस होती है, R1 आपके पास 3 है, R2 आपके पास 6 है, जिसको ऊपर प्रोडक्ट क्या आता है 18, नीचे सम क्या आता है मेरा बेटा 9, 18 को 9 पे डिवाइड करने से आंसर क्या आ जाता है 2 ओहम। चलें, गुड है मेरा बेटा, बहुत अच्छी बात। अगर क्लियर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में मेरा बेटा साइड टू साइड कनेक्ट किया जाता है, I की वैल्यू डिवाइड होती है, मतलब I सेम नहीं रहता, V की वैल्यू कांस्टेंट होती है क्योंकि अलग अलग पाथ प्रोवाइड किए जाते हैं। V इज इक्वल टू I R में जब V को कांस्टेंट रखो तो I और R के दरमियान इनवर्स रिलेशन आता है, उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो इक्वल आती है प्रोडक्ट ओवर सम के। जी, पैरेलल में आपके पास जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू है जनाबे वाला, वो आपने खुद देख लिया 2 ओहम आ रही है। ये 2 ओहम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जनाबे वाला आप इन दोनों में से इसकी जो रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट उसकी वैल्यू कम आ रही है, लेस देन आ रही है। बिल्कुल कामिल ठीक फरमाया आपने। जी कामिल। अब मेरे बेटे कुछ की पॉइंट्स नेक्स्ट के बाद में बात करेंगे। मैंने इसलिए 18 को 9 पे तकसीम करके बताया था मेरा बेटा, सिर्फ ये चीज बताने के लिए कि वोल्टेज डिवाइड होते हैं, यहां पे डिफरेंट हो सकते हैं, सेम भी हो सकती हैं। अब मेरा बेटा अगर सेम रेजिस्टेंस हो तो हम कैसे उसको डील करते हैं, जरा मेरा बेटा देख लीजिएगा, ध्यान से देखना मेरा बेटा। फर्स्ट करें, मेरे पास एक सर्किट है जिसके अंदर एक ये रेजिस्टेंस है,
एक ये रेजिस्टेंस है और आपसे कहा गया है ये भी 6 है, ये भी 6 है। आपसे कहा गया है मेरा बेटा क्योंकि मेरा बेटा वहां पे वोल्टेज डिवाइड होता है, टोटल करंट की वैल्यू सेम रहती है। रेट ऑफ फ्लो, क्योंकि कम वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं कम रेजिस्टेंस के बाद, और ज्यादा रेजिस्टेंस के बाद ज्यादा वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। वोल्टेज मेरा बेटा डिवाइड हो रहे हैं, पाथ ऑफ फ्लो को सेम रखते हैं रमेश। अच्छा मेरे बेटे, मैं आपको ये पॉइंट बता रहा था कि 6 और 6 अगर दो सेम रेजिस्टेंस हो, रेजिस्ट और अगर सेम रेजिस्टेंस आपके पास हो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए भी हमने फार्मूला पढ़ा कि किस इक्वल होता है प्रोडक्ट ओवर सम के, मतलब 6 × 6 डिवाइडेड बाय 6 + 6, 36 डिवाइडेड बाय 12। आंसर जनाब बनेगा आपके पास 3। आंसर क्या बन रहा है? 3। अब यहां पे जो पॉइंट बताने वाला हूं उस पॉइंट को जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या मैं इस 3 को 6/2 लिख सकता हूं? मेरा नहीं ख्याल कोई इस बात से डिसएग्री करता होगा। इस रेजिस्टेंस को, इस वैल्यू को मैं 6/2 भी लिख सकता हूं। तो मेरा बेटा जब मैंने इसको 6/2 लिख सकता हूं, तो मेरा बेटा याद रखिएगा आर की वैल्यू, मैंने कहा कि 6/2 को भी आंसर क्या आएगा मेरा बेटा? 3 ही आता है। लेकिन यहां पे बताना क्या चाह रहा हूं मेरे बच्चे, 6 दोनों सेम रेजिस्टेंस थी। कितनी रेजिस्टेंस थी? 2। फॉर्मूला यहां पे क्या बनता है जनाबे वाला कि आप जब आपके पास सेम रेजिस्टेंस हो, उस किसी एक की वैल्यू लिख लो। जो रेजिस्टेंस सेम रेजिस्टेंस 6 है उसको एक दफा लिख लें कि जी 6 रेजिस्टेंस आ रही है, और नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितने उनको नीचे लिख दो 6/2, तभी आंसर क्या आएगा? 6। मतलब मैं यहां पे ये लिख सकता हूं जितनी मर्जी वैल्यू होती उसको नंबर ऑफ रेजिस्टर के साथ डिवाइड कर देते, तो मेरे पास उस रेजिस्टेंस की जो इक्विवेलेंट है आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए मेरा बेटा अगर सेम रेजिस्टेंस हो, उस नंबर उस रेजिस्टेंस को लिख लें ऊपर, जैसे कि 6 थी, और जितनी रेजिस्टेंस है उनका नंबर नीचे लिख लें। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो आपके पास इसका आर इक्विवेलेंट निकालने का एक शॉर्टकट आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं जनाबे वाला आर इक्विवेलेंट R/N। मेरा बेटा ये पॉइंट समझ में आ गया मैं जो बताना चाह रहा था? इस तरह आपकी बुक में एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, उसके अकॉर्डिंग मैं देखता हूं उसको कितनी जल्दी और कितनी आसानी से सॉल्व करते हैं मेरा बेटा हम। चलो मेरे शहजादों जरा उसको भी मैं लिखते हैं, इसको मैं रीड करने चाह रहा हूं। मेरे बेटा आपके पास सपोज आप ये फर्ज कर लें कि आपके पास यहां पे 3 रेजिस्टेंस लगी हुई है साइड टू साइड, यहां पे पॉइंट है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। इसी के साथ और नेक्स्ट आपके पास 4 रेजिस्टेंस लगी हुई है, 4 की बजाय मैं 5 ले लेता हूं। 1 2 3 4 5, ये 5 रेजिस्टेंस आ गई, और यहां पे कोई पॉइंट भी है। तो सबसे पहले तो मेरा बेटा इसकी आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो तो कैसे कैलकुलेट की जाएगी? ए और बी के दरमियान कितनी रेजिस्टेंस है हमें वो कैलकुलेट करनी है जनाब। तो मेरा बेटा आप खुद बताएं, यहां पे 3 रेजिस्टेंस एक जैसी हैं, एक दफा लिख लिया। नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितनी? 1 2 3, 3 नीचे लिख दिया, प्लस उसके साथ सीरीज में दूसरी चीज में इसलिए प्लस लिख दिया। अब मेरा बेटा कितनी रेजिस्टेंस है? 1 2 3, ये सब की वैल्यू 10 10 है, 10 10 10 10, 5 आ गए जिस जनाबे वाला ऊपर 10 लिख दिया। नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितनी है आपके पास? 5। 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2।
10 को 5 पे डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा 2, तो आंसर क्या बन गया आपके पास 4 ओम। तो इस सर्किट को जो देखने में बज़ाहिरन पता नहीं क्या मुसीबत लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपके विद इन सेकेंड 10 से 15 सेकेंड में मेरा बेटा आपका ये आंसर निकल आएगा। ये सिर्फ पैरेलल के लिए, सेम रेजिस्टेंस के लिए मेरा बेटा मैंने बताया आपको। जी जनाबे वाला, यहां तक क्लियर हो गया मेरा बेटा? जी 4 इज आंसर। चले गुड है मेरा बेटा, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। सो ऐसे ही क्लियर रहना चाहिए, और पेंटीन क्लियर की तरह या जैसे क्रिस्टल क्लियर की बात करते हैं। जो नाइस ट्रिक, मज़े का लगा तो बड़ी अच्छी बात है मेरा बेटा। इस तरह के ट्रिक्स के साथ इसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे। सो मेरे बेटे अच्छा मेरे बच्चे, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ईद पे जितना भी खाना हो मेरा जो हिस्सा है मेरे तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। इस चीज़ में किसी किस्म की कोई मेरा बेटा वो नहीं होनी चाहिए, जो भी है यार, कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है मेरा बेटा। और सर आज फिर बादलों की आवाज़ आ रही है, आने दो यार, बारिश आने दो, चलो मौसम थोड़ा सेट रहेगा। सर अगर वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं तो मेरा बेटा फिर हम लोगों ने उसके कम्बिनेशंस वगैरह पढ़े। अब मेरे बच्चे अगर वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं, जैसे भी होती हैं, उससे रेलिवेंट जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी, वो तो मैंने आपको ये जो शॉर्टकट बताया है वो सेम रेजिस्टेंस के लिए बताया है। और अगर नहीं इससे डिफरेंट होती है तो मेरा पुत्र किस में जुड़ी हुई है सारी, पैरेलल में सबको ऐड कर दो और उनका एलसीएम ले लो। ये तो जब रेजिस्टेंस सेम हो तो उसके लिए शॉर्टकट है। हाँ टीसीएस कराओ, जो मर्जी कराओ, इसमें क्या है मेरा बेटा। लो जी, गरीब लोग आ गए, सर आप हमारा पहुंचाएं पहले। बेटा पहले सर का हक बनता है। यमन, हाँ मेरा बेटा, मेरी तरफ से जो मर्जी कोई आए यार, ऑलवेज मोस्ट वेलकम। अच्छा, जो लोग भी मेरे पास मेरा बेटा व्हाट्सएप पे मेरे पास ऐड थे, आधा घंटे या घंटे के बाद जब आप मेरा मैसेज देखो तो मुझे अपने नाम से दोबारा से बता दीजिएगा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन नहीं था तो मेरे पास सबके नाम, नंबर ज़रूर है लेकिन नाम शम किसी का भी नहीं है। इसलिए सिर्फ पुलाव खिलाएं ईद पे, सिर्फ लाहौर में। जी मेरा बेटा, ये लाहौर वालों के लिए यार, हर दफ़ा पुलाव के नहीं और भी बड़ी चीज़ें बन जाती हैं, पुलाव तक ही रह गए हो। नहीं वैसे मैंने वैसे क्या मेरा बेटा, आप गरीब नहीं होगे, मुझे क्या पता भाई, पता चले कि कल को नवासी भातीजी भांजी निकल आए नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की, या इधर से इमरान खान साहब की, तो बाद में हमारा काम हो जाए। जी एडवांस ईद मुबारक मेरा बेटा, आप लोगों को भी बहुत 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 ईद मुबारक। इन शॉर्ट ये तो सारे छोटे छोटे मजाक थे। एक चीज़ जो सीरियस नोट पे बात की जाएगी वो सिर्फ बेटा इतनी है कि कोशिश किया करें कि आपकी वजह से किसी को कभी कोई तकलीफ़ ना पहुंचे। सिर्फ इतनी सी कोशिश कर लें, आप लोग पक्के जानते हैं कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ ना पहुंचे, आपसे किसी से साथ ज़्यादती ना हो जाए। तो कोशिश करें कि ना किसी को तकलीफ़ पहुँचाएँ और ना किसी के साथ ज़्यादती करें, तो आप भी वलीउल्लाह हैं इंशाल्लाह। और कोशिश की रहेगा पॉजिटिव मैसेज आगे दें, और किसी की मदद करते हुए, किसी के साथ अच्छा करते हुए, किसी के साथ कोई डंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं। हाँ किसी की हेल्प कर दी है तो मेरा बेटा फिर उससे कभी ये नहीं कि हाँ वो भी मेरे साथ अच्छा ही करे, ऐसा बहुत कम होता है और फिर आपका दिल टूटता है। तो ऐसा नहीं होता, नेकी करने के बाद हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ दें, क्योंकि सिला देने की औकात ही नहीं है इंसान की। सिला तला देने के लिए जो ज़ात है वो अल्लाह ताला की ही ज़ात ही है। जी बेटा कंफर्म जानती। जज़ाकल्लाह मेरा बेटा, आप सब भी बहुत 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 अच्छे हैं, और अल्लाह ताला आप सबको भी जन्नतुल फिरदौस में डायरेक्ट फ़्लाइट के साथ जगह दे, दरमियान में किसी किस्म का कोई गैप ना आए। और जी मेरा बेटा, चलिए अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें, हंसते खेलते रहें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अच्छे से ईद मनाइएगा। उसके बाद ईद के बाद इंशाल्लाह
फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो झटके हैं वो दिए जाएंगे और फिर उसके साथ आगे। लेकिन मेरा बेटा, मैंने आपको बताया था ना, इसमें कुछ मुश्किल नहीं, आप लोग खुद ही ऐसे सोच लेते हैं मुश्किल है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। और अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।